नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अमित आप सभी का स्टडी 91 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आप सभी के सामने आज की जो क्लास में हम सभी पढ़ेंगे वह चैप्टर होने वाला है वृद्धि और विकास। और बात किया जाए दोस्त, जो हम सभी वृद्धि और विकास पर बात करेंगे वो आप सभी के लिए जो बच्चे EMRS की तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, DSSB की तैयारी कर रहे हैं, इन सभी बच्चों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। सभी बच्चों के लिए आप ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे। साथ साथ बात करें, आप सभी यूपी टेट, आप सभी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो भी बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज की क्लास में जो हम सभी पढ़ेंगे, जिसमें से वृद्धि विकास की जो अंतर है उसको देखेंगे, सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, तो पूरा नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे दोस्त। चलेंगे, पहली बात करेंगे आप सभी के सामने एक हिंदी इंडिविजुअल क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसको देखते हैं। इसके बाद बात करें तो आप सभी के साथ कंप्लीट कोर्स होगा, और साथ साथ बात करें तो 1 साल की वैधता के साथ आपको यह क्लासेस मिलेंगी और 130 प्लस घंटे की क्लास भी होगी। दोस्त, 2 नंबर आप सभी के सामने दिया गया है, इस नंबर पे आप सभी संपर्क कर सकते हैं अगर कोई दिक्कत हो तो। ध्यान देंगे, हम सभी बात करने वाले हैं दोस्त, वह बात करेंगे वृद्धि और विकास पर देखने वाले हैं। तो वृद्धि और विकास की बात किया जाए तो जिसे हम जानते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या जानते हैं दोस्त? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से इसे हम सभी जानते हैं। क्या होता है वृद्धि? वृद्धि की बात करें जिसे हम जानते हैं ग्रोथ। क्या होता है ग्रोथ? पहले देखते हैं। किसी भी व्यक्ति में होने वाले स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? अवृद्धि कहते हैं। जो स्वाभाविक विकास होता है उसे क्या बोलेंगे? वृद्धि बोलते हैं। तो अवृद्धि में व्यक्ति के केवल एक पक्ष अर्थात बाहरी शारीरिक पक्ष को शामिल किया जाता है। अगर आपसे दोस्त कोई पूछे कि ग्रोथ में दोस्त क्या शामिल होता है, तो आप कह देंगे ग्रोथ में सिर्फ क्या होता है? शारीरिक पक्ष शामिल होता है। क्या होता है? शारीरिक पक्ष। मतलब ध्यान देंगे, जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है, क्या है? बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट है, वही जो है शामिल होता है किसमें? वृद्धि में। तो यही कह रहा है वृद्धि के बाहरी शरीर, कह रहा है व्यक्ति के बाहरी शरीर शारीरिक पक्ष में होने वाले सभी सकारात्मक परिवर्तन जिन्हें हम देख सकते हैं, साथ ही माप सकते हैं और तौल सकते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? अवृद्धि कहते हैं। तो अवृद्धि की बात करें तो ध्यान देंगे, करा इसमें ध्यान दें तो वह करा दोस्त जिसे हम क्या कर सकते हैं? जिसे हम माप सकते हैं। जिसे क्या कर रहे हैं? जिसे हम माप सकते हैं, साथ साथ करा तौल भी सकते हैं। और इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है कि जो वृद्धि है, जो वृद्धि को हम जानते हैं कि यह मूर्त प्रक्रिया। क्या है? मूर्त प्रक्रिया है। मतलब मूर्त दिखाई देता है कि आप में कितना वृद्धि हुआ, कितना ग्रोथ हुआ है। यही कॉन्सेप्ट कहने का प्रयास कर रहा है। तो उदाहरण के तौर पर ध्यान देंगे, उदाहरण में क्या है? उदाहरण में दिखा है कि कह रहा है कि जो अध्येता, अध्येता का मतलब क्या होगा? अध्येता का मतलब होता है दोस्त लर्नर होता है। क्या होता है? लर्नर होता है। और लर्नर की बात करें या बालक की लंबाई बात करें, या बालक की लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना इत्यादि, या क्या है? ये आपका वृद्धि है। अब वृद्धि का प्रारंभ जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक मानी जाती है। तो आप जानते हैं दोस्त, जो वृद्धि आपके शरीर में होगा, आपके बॉडी में होता है, वह कब से कब तक होता है दोस्त? वह ध्यान देंगे, आपकी बात करें तो वह माना जाता है जन्म से लेकर वह किशोरावस्था तक माना जाता है। किशोरावस्था तक माना जाता है। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब दोस्त ध्यान देंगे, जो वृद्धि होगी वह 0 से 18 वर्ष तक ही होती है। तो यही कॉन्सेप्ट कहने का प्रयास कर रहा है। आगे ध्यान देंगे दोस्त, करा कि विकास क्या है, डेवलपमेंट क्या है, इसे देखते हैं। डेवलपमेंट की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के शारीरिक व मानसिक पक्ष में जो प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे विकास बोला जाता है। मतलब साथ साथ कह रहा है जो आपके मानसिक, जो शारीरिक पक्ष है, साथ साथ बात करें जो मानसिक पक्ष है, शारीरिक एवं मानसिक दोनों पक्ष है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? उसे विकास की कैटेगरी में रखते हैं। विकास मुख्यतः व्यक्ति के परिपक्वता व अधिगम पर निर्भर करता है। तो अगर विकास तभी होगा जब आप परिपक्व होंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि आप जब क्या पहले विकास होगा, कहेंगे नहीं, पहले क्या होता है? परिपक्वता आती है। क्या होगी? परिपक्वता आती है। जब परिपक्व हो जाएंगे तभी क्या होगा? आप में विकास होगा, अदरवाइज विकास नहीं हो सकता है। तो ध्यान देंगे, तो कह रहे कि आपका निर्भर करता है। और बात करें विकास का संबंध व्यक्ति के गुणों से है। किससे है? वह ध्यान देंगे, व्यक्ति के गुणों की मतलब बात करें तो विकास का मतलब होता है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के। किससे होता है? सर्वांगीण विकास से होता है।
सर्वांगीण विकास है, जिसमें से बात किया जाए बच्चे का जो शारीरिक पक्ष है, फिजिकल है, बच्चे का मेंटल है, बच्चे की बात करें कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, तो पूरे का टोटल जो बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट है सभी इंक्लूड किस में होता है, विकास में इंक्लूड होता है। वहीं पर करा विकास की प्रक्रिया में व्यक्ति के सभी पक्षों करे, चाहे वह आंतरिक हो या वह बाहरी हो, सभी शामिल होता है। तो चाहे वह आंतरिक है, जैसे बात करें आंतरिक की बात करें तो जैसे संवेगात्मक पक्ष हो गया, जैसे मानसिक पक्ष हो गया, ये सभी क्या है, आंतरिक पक्ष है। और जैसे बच्चे का शारीरिक पक्ष है जो बाहरी होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे इन सभी पक्षों को शामिल किया जाए तो हम किसे क्या बोलते हैं, वह डेवलपमेंट बोलते हैं दोस्त। तो डेवलपमेंट में इन सारी चीजों से होता है। अगर आपसे पूछे डेवलपमेंट क्या है तो आप बताएंगे अमूर्त प्रक्रिया। क्या है, अमूर्त प्रक्रिया है, अमूर्त प्रक्रिया है एक तरीके से। और यह भी ध्यान देंगे आगे करा विकास की प्रक्रिया में करा कि महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि व्यक्ति का एक पक्ष सदैव ही दूसरे पक्ष का सहयोग करता है। तो ध्यान दें, इसमें से कहने का मतलब है कि अगर बच्चे का शारीरिक पक्ष मजबूत हो रहा है, मतलब शारीरिक पक्ष के साथ साथ, तो एक पक्ष दूसरे पक्ष पर डिपेंड होता है। अगर आपके बच्चे का मान लीजिए शारीरिक पक्ष डिस्टर्ब हुआ तो मानसिक पक्ष भी डिस्टर्ब होगा, अगर मानसिक पक्ष डिस्टर्ब हुआ तो संवेगात्मक पक्ष भी डिस्टर्ब होगा। तो यही कहने का मतलब एक दूसरे से सहयोग करते हैं, अगर डिस्टर्बेंस हुआ तो दूसरा डिस्टर्ब हो जाएगा अपने आप। कर विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, तो आप जानते हैं डेवलपमेंट क्या है, एक जो कंटिन्यूअस प्रक्रिया है, जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो यह भी आप जानते हैं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें से बात करें बच्चे का, कभी आप देखते हैं बच्चे का शुरुआत में शारीरिक पक्ष विकास होता है, फिर बच्चे का जैसे संवेगात्मक विकास, बच्चे का सामाजिक विकास, ऐसे धीरे धीरे हर पक्षों का विकास होता जाता है। तो एक इसका मतलब है कि बच्चे का हमेशा शारीरिक विकास तो होता नहीं है, बच्चे का कुछ समय तक शारीरिक विकास रुक जाएगा, लेकिन जैसे रुकता है, थोड़ा सा रुका तो दूसरे पक्ष का विकास होने लगा। इसीलिए कहा जाता है जो विकास, जो डेवलपमेंट है वह कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया, मतलब निरंतर चलती ही रहती है, वह किसी रूप में ही चले लेकिन चलेगी ही चलेगी। यह आप जानते हैं। करे जो व्यक्ति केवल गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलती है, तो आप जानते हैं दोस्त, जहां पर मैंने आपको बताया, मैंने वृद्धि को मैंने बताया कि जन्म से लेकर किशोरावस्था तक, वहीं से मैं विकास को बता रहा हूं। विकास कहां से लेकर के कहां तक चलती है, तो अब दोस्त ध्यान देंगे, वह बात करें व्यक्ति के गर्भावस्था से लेकर के, क्या होगा, व्यक्ति के गर्भावस्था से लेकर के कहां तक लेकर के बात करें, वह बात किया जाए लेकर के जीवन पर्यंत तक चलता है, जीवन पर्यंत तक, जब तक व्यक्ति का मृत्यु ना हो जाए तब तक चलती रहती है विकास। तो डिफिनीशन देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण डिफिनीशन है, हॉलॉक की डिफिनीशन है। हॉलॉक की डिफिनीशन देखने का प्रयास करेंगे दोस्त। हॉलॉक क्या कहती है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताओं और नवीन योग्यताओं को प्रकट होती हैं। क्या होता है, व्यक्ति में क्या होता है, नवीन जो विशेषताएं हैं और नवीन जो योग्यताएं, इन दोनों का क्या होता है, ये प्रकट होती है। हॉलॉक की डिफिनीशन वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्त बात करेंगे तो विकास के पक्ष की बात करेंगे, जो हम विकास के जो ध्यान देंगे एक्सपेक्ट ऑफ डेवलपमेंट की बात करें तो हम किस किस पर बात करते हैं डेवलपमेंट में, उसको हम चर्चा थोड़ा सा कर लेते हैं। तो बात किया शिक्षा के दृष्टिकोण की बात करें तो किसी भी व्यक्ति के विकास में निम्नलिखित 5 पक्षों का अत्यधिक महत्व है। जो विकास में हम बात करें तो 5 पक्षों पर जो समानता बात करते हैं, क्योंकि अध्येता जो है, अध्येता का मतलब होता है अधिगमकर्ता, इसे हम बोलेंगे लर्नर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अधिगमकर्ता भी बोल सकते हैं, या इसे बोला जा सकता है वह लर्नर बोला जा सकता है। तो विकास प्रक्रिया में प्रत्येक पक्ष दूसरे पक्षों की सहायता करता है। तो हम जो 5 पक्षों पर चर्चा करते हैं वह विकास पर, वह हम बात करते हैं बच्चे के शारीरिक विकास पर, बच्चे के मानसिक विकास पर, बच्चे के सामाजिक विकास पर, बच्चे के संवेगात्मक विकास पर, बच्चे के चारित्र्य विकास पर। जो हम बात किया जाता है समानता, हम सभी बात करते हैं इन 5 पक्षों पर बात करते हैं दोस्तों। आगे ध्यान देंगे, आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो बात किया जाए तो यह लिखा है विकास की अवस्थाएं। देखिए विकास की अवस्थाओं की बात करें, स्टेज ऑफ जो डेवलपमेंट है उसमें ध्यान देंगे डॉक्टर हर्नेस जोन्स की बात करें और रॉस की बात करें और हॉलॉक की बात किया जाए, आदि ने मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को विभाजित किया। जो विकास की अवस्थाओं को उन्होंने विभाजित किया है, किसी भी मानव का विकास 4 अवस्थाओं के अंतर्गत ही पूर्ण होता है, जिन्हें नीचे बॉक्स में दर्शाया गया। आगे हम देखते हैं जो दर्शाया गया 4 अवस्थाओं में बता रहा है कि 4 अवस्थाओं में
जो व्यक्त किया जा सकता है। जिसमें से बात करें जो 4 अवस्थाएं आप सभी के सामने है, विकास की अवस्थाएं लिखी गई है, जिसमें से शैशवकाल है और बात किया बाल्यावस्था है और फिर किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था है। ये 4 जो है समानतः 4 अवस्थाओं पर चलती है। तो आप जानते हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था बोला जाता है। अब इसमें से बात करें जो हम जानते हैं कि आयु वर्ग की बात करें, आयु को हम कितना जानते हैं, हम जानते हैं दोस्त जो शैशव काल बोला जाता है, शैशवावस्था जो बोला जाता है, वह सामान्यतः जो मनोवैज्ञानिक मानते हैं वैसे जो सही है वह 0 से 2 वर्षीय होता है, लेकिन जो समानता माना गया है वह 0 से 5 वर्ष या 6 वर्ष तक माना गया है। आगे बात करें बालक की आयु की बात करें तो यार इसमें क्या होगा, समान होगा, चाहे वह बालक हो चाहे बालिका हो वही समान होता है। या बालिका की वर्ग की बात करें उसका भी एज यही रखा गया है कि 5 से 6 वर्ष तक ही होगा। अंतिम जो अधिगम अवस्था है इसको बोला जाता है, अधिगम की अवस्था को आदर्श अवस्था बोला जाता है। अगर आपसे पूछे कि दोस्त, अगर आपसे पूछे कि शैशवावस्था को किस अवस्था के नाम से बोला जाता है तो आप बताएंगे आदर्श अवस्था के नाम से बोला जाता है। बाल्यावस्था जब हम जानते हैं, चाहे जिसे हम जानते हैं चाइल्डहुड, उसे बात करें तो 6 से 12 वर्ष मानते हैं। वहीं पर बालकों की बात करें तो 6 से 12 वर्ष तक ही रखते हैं। वहीं बालिकाओं की बात करें तो हम इसे अंतर थोड़ा सा कर देते हैं, 6 से 10 वर्ष तक बालिकाओं पर चर्चा करते हैं, ध्यान देंगे। और हम जानते हैं बाल्यावस्था को, जिसे हम जानते हैं चाइल्डहुड को, वह अनोखा काल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अनोखा काल के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें तो किशोरावस्था की बात करें वह 12 से 18 माना जाता है। और बालकों की बात करें तो 13 से 18, वहीं पर बालिकाओं की बात करें 11 से 17 वर्ष। और इसे क्या बोला है मनोवैज्ञानिकों ने, इसे दोस्त बात करें मनोवैज्ञानिकों ने बोला भाई कि भाई यह कौन सा काल है, यह कठिन काल है। क्या है? यह कठिन काल होता है। अब हम बात कर लेते हैं प्रौढ़ावस्था को, जिसे एडल्टहुड बोला जाता है। और एडल्टहुड की बात करें तो इसमें ध्यान देंगे तो यह 18 से 18 वर्ष के बाद बोला जाता है। ये सारी चीजें आपके सामने है, थोड़ा सा मैं समझाने का प्रयास किया हूं, सीख गए होंगे। और या थोड़ा सा नाम आप ध्यान देने की कोशिश कीजिए। जो अधिगम करते हैं वह अधिगम करते हैं शैशवावस्था को अधिगम के नाम से, जो अधिगम का अवस्था है वह आदर्श अवस्था के नाम से, वहीं पर बाल्यावस्था को अनोखा काल के नाम से और किशोरावस्था को कठिन काल के नाम से बोला जाता, ऐसा हम जानते हैं मित्र। आगे ध्यान देंगे दोस्त, आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो यह आप सभी के सामने इंफॉर्मेशन है, वह है फ्री डिलीवरी के साथ आपको सभी ऑर्डर कर सकते हैं। बात किया जाए तो आपके सामने यह समान अध्ययन, संपूर्ण समान अध्ययन की पुस्तक है और 90 प्रश्नों के साथ आपको मिलेगा। यहाँ पर ध्यान देंगे पुलिस कांस्टेबल के लिए है, इसको आप सभी परचेज कर सकते हैं। और आप सभी के सामने मात्र प्राइस, जो ऑफर प्राइस दिखा गया है, ऑफर प्राइस जो मात्र की बात करें 150 रुपए का है। आप सभी इसे क्या कर सकते हैं, इसे दोस्त बात किया जाए तो इसे परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करेंगे, आगे इन्फॉर्मेशन है, देखेंगे क्वेश्चन है। तो बात करें कि विभिन्न अवस्थाओं में शिक्षा का स्वरूप की बात करेंगे। ध्यान देंगे, हम आप सभी को थोड़ा सा बताने वाले हैं जो विभिन्न अवस्थाएं हैं। जैसे बात करें जो विभिन्न अवस्थाओं की चर्चा करें दोस्त, तो हम सभी जो पढ़ रहे हैं अवस्थाओं में, वह पढ़ रहे हैं शैशवावस्था की बात करें, शैशवावस्था की बात करें और साथ साथ बात करें शैशवावस्था, और साथ साथ बात किया जाए शैशवावस्था की बात करें तो साथ साथ बात करें दोस्त हम सभी बाल्यावस्था को पढ़ेंगे और बाल्यावस्था की बात करें तो किशोरावस्था को पढ़ेंगे। ये 3 अवस्था की बात करें, 3 अवस्थाओं पर चर्चा करने वाले हैं, 3 अवस्थाओं पर क्या करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो तीनों अवस्थाओं की ध्यान देंगे, इन तीनों अवस्थाओं पर हम करेंगे बात, जिसमें से सबसे पहले हम बात करेंगे शैशव काल की, या इसे इन्फेंसी को बात करेंगे। इन्फेंसी की बात करें तो यह शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, एजुकेशन कैसे देना चाहिए। और हम बात करेंगे यहाँ पर ध्यान देंगे विभिन्न अवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएं, जो इसमें क्या क्या विशेषताएं होती हैं, हर अवस्थाओं में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। दोस्त बात करेंगे तो शिक्षा का जो स्वरूप होना चाहिए, इसमें से कह रहा है कि जब बच्चा शैशव अवस्था में हो तो हमें क्या देना चाहिए, उसका पालन पोषण का शिक्षा देना चाहिए। मतलब पालन पोषण मतलब पालना पोषणा उसको चाहिए, साथ साथ स्वच्छ वातावरण देना चाहिए बच्चों को। और बात करें स्नेहपूर्ण व्यवहार करने के लिए बताना चाहिए, मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन देना चाहिए बच्चे के, और जिज्ञासा की संतुष्टि देना चाहिए। ध्यान देंगे दोस्त, जो बच्चे में जिज्ञासा, जो क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो रही है बच्चे में, उसे हम क्या देंगे, उसे संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे बच्चे में। पालन पोषण मतलब पालन पोषण की शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। तो यह शिक्षाएं थी, शिक्षा का जो स्वरूप होगा यह विभिन्न अवस्थाओं में शिक्षा का स्वरूप है। आगे हम ध्यान देंगे दोस्त, यहां पर करा कि प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें तो इस शैशव अवस्था में क्या क्या विशेषता पाई जाती है, जिसको हम देख लेते हैं। करा शारीरिक विकास में तीव्रता, तो आप जानते हैं जब बच्चा शैशव अवस्था में होता है तो जो फिजिकल डेवलपमेंट है वह बहुत फास्ट तरीके से होता है। आप देखे होंगे कभी आप अपने घर में
देखें, थोड़ा सोच कर देखें कि जब आप कभी बच्चा जन्म हुआ, बच्चा तो छोटा रहेगा जन्म के समय, और बच्चे के आप 2 साल बाद आते हैं देखते हैं तो आपको लगता है बहुत मतलब परिवर्तन बच्चे में हो गया। कभी आप देखिए जो 16-17 साल का लड़का है, अगर आप जाते हैं कि अगर 2 साल के बाद उसे देखते हैं तो ज़्यादा बहुत चेंज नहीं होगा, लेकिन छोटा बच्चे में बहुत चेंज हो जाता है। क्यों? इसीलिए होता है क्योंकि शारीरिक विकास क्या होता है, बहुत ही तीव्र होता है, और इसीलिए जो शैशवावस्था को बोला जाता है, शैशवावस्था में तीव्रता होती है फिजिकल डेवलपमेंट में, और अपरिपक्वता होता है, मतलब बच्चा मेच्योरिटी नहीं बच्चे में प्राप्त होती है, अपरिपक्व होता है। परनिर्भरता की बात करें, जो विशेषताएं दूसरों पर बच्चा क्या होगा, डिपेंड होता है, परनिर्भरता होती है, और साथ साथ बच्चे सीखने की जो प्रक्रिया में क्या होगी, वह तीव्रता होती है। जैसे सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, अगर बच्चे को कुछ पूछ रहा है तो आप नॉलेज देने की कोशिश कीजिए, मतलब में अगर जो भी आप सिखाएंगे बहुत फास्ट तरीके से सीखता है, इसीलिए यह विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कहे कि सीखने की जो प्रक्रिया में सबसे तीव्रता किस में होगी, तो आप कहेंगे शैशवावस्था में होती है। मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, तो बच्चा किसके आधार पर कार्य करता है, मूल प्रवृत्तियों के पर आधारित होकर के व्यवहार करता है, इसीलिए बोला जाए तो यह शैशवावस्था की विशेषता है। आगे ध्यान देंगे दोस्त, आगे यहाँ पर थोड़ा सा शिक्षा की बात करें जो शैशवावस्था में है, उसमें करा आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर दें। मतलब आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर का मतलब है कि बच्चा अगर कोई कार्य करना चाहता है तो उसे हम मौके देने की कोशिश करें। बच्चे जब शैशवावस्था में होता है तो कुछ अपने करने की कोशिश करता है, तो उसे हम क्या करेंगे, उसे अवसर देने की कोशिश करेंगे। शिक्षा की बात करें, क्रिया और खेल द्वारा शिक्षा, बच्चे को हम जो भी शिक्षा देंगे वह करके बच्चा थोड़ा सा सीखे और उसको खेल के माध्यम से सिखाने की कोशिश करेंगे। कर्मेंद्रीय ज्ञानेंद्रियों का क्या करेंगे, बच्चे का प्रशिक्षण देंगे, उसके इंद्रियों कर्मेंद्रियों को आत्मा व्यक्ति के लिए क्या देंगे, अवसर देंगे। कुछ बोलने के लिए अगर बच्चा बोलने की कोशिश कर रहा तो उसे हम अवसर प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। शिक्षा में संगीत का स्थान देंगे, मतलब बच्चे को, छोटा बच्चा है तो संगीत के मतलब उसके शिक्षा में संगीत को हम इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। पाठ्यक्रम का रुचिकरण होना, मतलब बच्चे में जो सिलेबस है, जो बच्चे को पढ़ाया जा रहा है वह इंटरेस्टेड होना चाहिए, तो बच्चा पढ़ने के प्रति वह जागरूक होगा और बच्चे पढ़ने के प्रति सोचेगा कि हाँ मुझे पढ़ना चाहिए। शिक्षण विधि क्रियात्मक होनी चाहिए, जो शिक्षण विधि का इस्तेमाल करें वह क्रियात्मक मतलब करके सीखने की प्रक्रिया पर आधारित होनी चाहिए, जिससे बच्चा एक्टिविटीज करके सीखेगा तो अच्छे तरीके से सीख पाएगा। सामाजिक भावना का विकास हो, मतलब बच्चे को हम किस प्रकार की शिक्षा देने की कोशिश करें, मतलब बच्चे में समाज जो सोशल प्रोसेस है, तो सोशल तरीके से उसे हम कहेंगे जैसे समाज में चीजें चल रही हैं उस तरीके से हम विकास करने की कोशिश करेंगे, बच्चा सामाजिकता को प्राप्त करे, इस पर हम धीरे धीरे फोकस करने की कोशिश करेंगे। वहीं पर बात किया जाए विशेषताओं की चर्चा करें शैशवावस्था में, तो अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति है। तो आप जो जानते हैं कि बच्चे जब शैशवावस्था में होता है, जो सीखता है वह किसके माध्यम से सीखता है, वह बच्चा अनुकरण के माध्यम से सीखता है और बेहतरीन तभी सीख पाता है। आत्म प्रेम की भावना, तो अभी आप जानते हैं स्वप्रेम, जिसे नार्सिज्म शब्द जानते हैं, जिसे फ्रायड ने दिया है। तो बच्चे में क्या होता है, खुद से लगाव होता है, वह आत्म जिसे प्रेम बोला जाता है, इसकी विशेषता पाई जाती है। नैतिक भावना का अभाव, मतलब है जिससे बच्चे में बात किया जाए, जो बच्चे जैसे शैशवावस्था में होगा, इन्फेंसी में होगा, तो नैतिकता नहीं पाई जाती है और नैतिकता का अभाव होता है। तो आप सभी उसको क्या करेंगे, या विशेषताएं हैं उसको धीरे धीरे नैतिकता की तरफ डेवलप करने की कोशिश करेंगे। सामाजिक भावना का विकास, मतलब आप क्या विशेषताओं की बात करें तो कभी कभी उसमें बच्चे में सामाजिक भावना का धीरे धीरे विकास होने लगता है या विशेषताएं पाई जाती हैं, क्योंकि शुरुआत में आप देखते हैं बच्चा कोई सामान अपना देना नहीं चाहता है, लेकिन बच्चे जब 5-6 साल का होता है तो धीरे धीरे कुछ मांगेंगे तो दे भी देता है, ऐसा धीरे धीरे विकास होने लगता है। इसीलिए बोले जाए तो सामाजिक भावना का क्या विकास भी हो जाता है धीरे धीरे। प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, तो बच्चा किसके माध्यम से सीखता है, वह अप्रत्यक्ष तरीके से नहीं, बच्चे के सामने जो रहेगा उसी को अनुभव करके क्या सीखता है। कब, जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, जब उसके पास कोई वस्तु सामने है तो तभी वह उसके प्रति अनुभव करेगा और अनुभव करके सीखेगा। तो काम प्रवृत्ति का प्रबल होना, तो इस अवस्था में क्या होता है, काम प्रवृत्ति पर प्रबल होती हो। अकेले व साथ खेलने की प्रवृत्ति, बच्चा साथ भी खेल लेता और अकेले भी खेल लेता, कोई टेंशन बहुत ज्यादा होती नहीं, इसमें विशेषता पाई जाती है इस शैशवावस्था में। आगे ध्यान देंगे दोस्त, आगे हम बात करेंगे, यहाँ पर शिक्षा और भी है। शैशवावस्था में बात करें तो जो हम शिक्षा देंगे वह बच्चे को नैतिक शिक्षा देने की कोशिश करें, साथ साथ चारित्रिक विकास डेवलप करने की कोशिश करेंगे जब बच्चा शैशवावस्था में हो।
जब बच्चा कब हो, बच्चा शैशवावस्था में हो, तो हम इस तरीके से शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। वहीं पर करा भय और दंड से दूर रखना, मतलब बच्चे को हम ना दंडित करेंगे और भय मुक्त, मतलब उसको जो हम सिखाएं वह भय मुक्त वातावरण में होकर के सिखाएं और दंडित मारे पीटे ना बच्चे को, संवेगात्मक सुरक्षा दें और इस तरीके से हम क्या शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। आगे ध्यान देंगे दोस्त, अब हम बात करेंगे बाल्यावस्था पर। किस पर बात करेंगे? बाल्यावस्था से संबंधित यहाँ पर क्या है, यहाँ पर शिक्षा है, बाल्यावस्था से संबंधित शिक्षा है। वहीं पर बात करें इधर बाल्यावस्था से संबंधित क्या है, विशेषताएं हैं। तो हम देखेंगे क्या क्या शिक्षा देनी चाहिए और बात करें विशेषताएं हैं इधर, और क्या क्या बच्चे में जो बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, इस पर थोड़ा सा हम नॉलेज गेन करने की कोशिश करेंगे। ध्यान देंगे जब बच्चा बाल्यावस्था में हो मित्र, तो हम क्या देंगे, शारीरिक विकास पर ध्यान देंगे बच्चे के। किस पर ध्यान देंगे दोस्त? बच्चे के शारीरिक विकास। मतलब बात किया जाए तो जब बच्चा, आप जानते हैं जब बच्चा बाल्यावस्था में जाता है तो जब 6 से 9 वर्ष तक होता है तो स्पीड से थोड़ा सा बढ़ता है उसका शारीरिक विकास, लेकिन 9 से 12 साल की एज में परिपक्वता को ग्रहण करने के लिए वह संचयी काल बोली जाती है। कुछ टाइम के लिए 3 साल तक बच्चे का शारीरिक विकास रुकता है। तो इसीलिए करा कि जो बच्चे का विकास है, बच्चा बाल्यावस्था में जाए तो हम क्या करेंगे, उस पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे। शिक्षा की बात करें, बाल मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षा देने की कोशिश करेंगे। बाल जो भाषा विकास पर ध्यान देंगे, क्योंकि आप जो दोस्त जानते हैं कि जो आप समानता की बात किया जाए तो भाषा का जो बच्चे का डेवलपमेंट है वह तो बोला जाए तो पूर्व बाल्यावस्था में जो 2 से 6 वर्ष तक सेंसिटिव काल बोला जाता है, लेकिन उसके बाद बात करें जो बच्चा 5 से 6 साल का होता है तो धीरे धीरे भाषा का जो है विकास होने लगता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसके भाषा लैंग्वेज पर जो जिस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में आप चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। इस तरीके से बोला जाए तो हम जो भाषा विकास पर उसको ध्यान देने की कोशिश करेंगे। उसके पाठ्यक्रम की बात करें, सिलेबस पर आधारित जो है उस पर शिक्षा ध्यान देंगे। उसके साथ साथ में शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए, बच्चे का रुचिकर होगा तो बच्चा पढ़ाई की तरफ अट्रैक्टिव होगा, आकर्षित होगा, और जब होगा तो बच्चा पढ़ पाएगा। खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा बच्चे को हम जो देंगे तो आप जानते हैं प्ले के द्वारा और करके सीखने पर आप अगर अच्छे से बच्चे को लर्निंग बाय डूइंग के आधार पर शिक्षा देने की कोशिश करेंगे तो बेहतरीन होगा। करा मानसिक स्तर और करा कि वातावरण का ध्यान दें कि अगर बच्चा बाल्यावस्था में है तो बच्चे का लेवल देखें कि बच्चा क्या हुआ, जो आप बता रहे हैं वह ग्रहण कर सकता है, बच्चे का मानसिक विकास उतना हुआ है कि नहीं हुआ, तो उस हिसाब से पढ़ाने की कोशिश करें। साथ ही साथ बच्चे को उस तरीके से इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे तो बच्चा बेहतर सीख पाएगा, शिक्षा ले पाएगा। वहीं पर साथ बात करेंगे बाल्यावस्था की विशेषताओं की। जब आप चर्चा करते हैं ध्यान देंगे जो विशेषताएं क्या क्या इसमें पाई जाती हैं। इसमें बात किया जाए शारीरिक और मानसिकता में क्या होती है, स्थिरता आ जाती है। तो आप जानते भी हैं कि थोड़ी टाइम के लिए बच्चे का संचय हो जाता है, रुक जाता है, रुकावट हो जाती है बाल्यावस्था में। वहीं प्रकार रचनात्मक कार्यों में रुचि, मतलब बच्चे में जब अगर बात किया जाए, जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो बच्चा जैसे आप देखते हैं कि जो चप्पल है, जो स्लीपर है, उसको नए नए स्लीपर को काट करके गाड़ी बनाने का प्रयास करता है, तो बच्चे में क्रिएटिविटी ज्यादा होती है। वहीं पर बच्चियों की बात करें तो मंदिर बनाती हैं, पूजा पाठ करने के लिए चीजें ऐसा कुछ जनरेट करने की कोशिश करती हैं। तो इस बात किया जाए तो रचनात्मक कार्यों में रुचि होती है कब बच्चा बाल्यावस्था में होता है, इसीलिए विशेषता पाई जाए। जिज्ञासा में प्रबलता, तो बहुत ज्यादा जिज्ञासा में प्रबलता होती है, बहुत सवाल जवाब करता है, चीजों को पूछने की कोशिश करता है। तो जब बच्चों में जिज्ञासा होती है तो हम ज्यादा से ज्यादा बच्चे की जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करेंगे तो बच्चा बेहतर सीख पाएगा। वहीं साथ साथ बात करें मानसिक योग्यताओं में वृद्धि, तो बच्चे की जो मानसिक योग्यताओं में क्या होती है, थोड़ा सा बढ़ाव होने लगता है, ग्रोथ होने लगता है। साथ साथ बात करें सामूहिक खेलों में विशेष रुचि, तो बच्चा अभी जहां तक आप देख पा रहे थे कि शैशवावस्था में सामूहिक भी खेलता था और साथ साथ बात करें अकेले भी खेल लेता था, लेकिन अब जो बाल्यावस्था में बच्चा जा रहा है तो बाल्यावस्था में जब बच्चा गया तो सामूहिक खेलों में क्या लेता है, ज्यादा रुचि लेता है, मतलब अकेले नहीं पसंद करता है, साथ बच्चों के खेलने का प्रयास करता है। बहिर्मुखी प्रवृत्ति का विकास, आप जानते हैं दोस्त, वहीं पर बात की जाए जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसमें जो अंतर्मुखी का ज्यादा योगदान होता है, मतलब बहुत कम बोलता है बच्चा। लेकिन साथ साथ बात करें जैसे बच्चे बाल्यावस्था में जाता है उस समय बच्चा क्या हो जाता है, बहिर्मुखी प्रवृत्ति का हो जाता है। अगर चीजें आप बच्चे को प्रोवाइड हो पाई, वैसा वातावरण दे पाए तो बच्चा अपने जीवन में जैसे बात करें राजनेता जो बनते हैं तो बातों को अपने आप विचारों को खुलकर कह पाते हैं। इसलिए बात किया जाए तो यह विशेषताएं बाल्यावस्था में इसमें बच्चे में पाई जाती हैं। साथ ही साथ बात करें सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता, मतलब समूह में गैंग में चलने की कोशिश रहती है, इसलिए बात किया जाए इसे बोला जाता है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता होती है। साथ ही साथ बात करेंगे यहाँ पर शिक्षा और की बात करें बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास पर ध्यान दे। बच्चा अगर आप पूछे जाए तो एक मनोवैज्ञानिक है कोल और ब्रूस कहते हैं,
कोल एंड ब्रूस कहते हैं जो बाल्यावस्था है, जो बाल्यावस्था है वह बाल्यावस्था संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है। क्या कहते हैं? संवेगात्मक विकास का बोलते हैं, संवेगात्मक विकास का अनोखा काल बोलते हैं। मतलब सबसे ज्यादा क्या होगा, संवेग जो है, संवेग पर यहाँ पर अनोखा काल बोला जाता है, हावी होता है। तो यह संवेगात्मक विकास का अनोखा काल इसीलिए कहा जाता है कि संवेगात्मक विकास पर हमें बच्चों को ध्यान देना चाहिए। कब? जब बच्चा बाल्यावस्था में हो। साथ ही साथ करें कि जिज्ञासा प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करें। बच्चे में जो जिज्ञासा हो रही है उसको हम शिक्षा के माध्यम से जो प्रोत्साहित करने की कोशिश करेंगे। रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर क्या करें, बच्चे के ध्यान दें, बच्चे को क्रिएटिविटी बनाएं, बच्चे में सृजनात्मकता रचनात्मकता पैदा करने की कोशिश करें। तो बच्चा आगे बढ़ेगा और जब आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे एज बढ़ेगी तो उसमें कुछ नया करने की सोच होगी। साथ ही साथ करें संचय की प्रवृत्ति की संतुष्टि। जो बच्चा संचय कर रहा है चीजें, आप देखते हैं कि आप जो बच्चा बाल्यावस्था में जब होता है तो संचय करता है कोई चीज, जैसे आप देखते होंगे कंचे है या फिर फोटो वोटो देखते रहेंगे हीरो के हैं, या जो आप देवी देवता की फोटो को पहले ताश के माध्यम से बच्चे खेलता था, सब खेलते थे, तो वही जो संचय प्रवृत्ति था। तो बच्चे बहुत रखे रहते थे, कंचे रखे रहते थे और इस तरीके से फोटो वोटो हैं हीरो के, और इस तरीके से बच्चे रख करके बहुत खेलते थे। इसीलिए बोला जाता है संचय प्रवृत्ति ज्यादा पाई जाती है कब बच्चा जब बाल्यावस्था में होता है। पाठ्यक्रम क्रियाओं की व्यवस्था, उसको पाठ्यक्रम क्रियाओं की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। सामाजिक गुणों का क्या हो, बच्चे में विकास करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ नैतिक शिक्षा भी बच्चों को हम देंगे। वहीं पर दोस्त बात करें कि हम और विशेषताओं, बाल्यावस्था में विशेषताओं की बात करें तो सामाजिक और नैतिक विकास धीरे धीरे बच्चे में डेवलप होने लगता है, धीरे धीरे नैतिकता धीरे धीरे आने लगती है। वहीं पर सामाजिक विकास भी विकास होने लगती है। सुषुप्त काम वासना, आप जानते हैं दोस्त, जो फ्रायड है, फ्रायड कहते हैं कि जब बच्चा 6 से 12 वर्ष की एज में होता है, 6 से 12 वर्ष की एज में होता है, मतलब बाल्यावस्था में होता है बच्चा, तो जो काम वासना है वह कहाँ चली जाती है? काम वासना की बात करें वह सुप्तावस्था में चली जाती है। काम वासना कहाँ चली जाती है? सुप्तावस्था में चली जाती है। ऐसा मानना है किसका? फ्रायड का है। और यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुप्तावस्था का एज किसे बोला जाता है, तो आप बताएंगे बाल्यावस्था को। साथ ही साथ बात करेंगे इसे बात किया जाए, इसे जो बाल्यावस्था की बात करें दोस्त, बाल्यावस्था को हम बोलते हैं, बाल्यावस्था को यह भी बोलते हैं कि यह समलिंगी प्रेम की अवस्था है। किस है? समलिंगी प्रेम की अवस्था है। मतलब जो जेंडर से समलिंगी प्रेम, मतलब जिस जेंडर का बच्चा है उसी जेंडर से क्या करता है? प्रेम करने की कोशिश। अगर लड़के हैं लड़कियों के साथ, लड़के हैं लड़कों के साथ, लड़कियां हैं लड़कियों के साथ, इस तरीके से वह साथ रहना पसंद करती हैं। आत्मनिर्भरता की भावना की बात करें तो बच्चा जो धीरे धीरे सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करता है, धीरे धीरे क्या होता है, वह पर निर्भरता, जो अपना काम है वह खुद करने की कोशिश करता है। साथ ही साथ बात करें संग्रह प्रवृत्ति का विकास, यह भी विशेषता पाई जाती है। मैंने आपको बताया जो संग्रह प्रवृत्ति है उसका विकास होता है, मतलब ज्यादा इकट्ठा करने की कोशिश रहती है। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्त, यहाँ आप सभी के सामने है यूपी त्रिवर्षीय पेट का कंप्लीट पैकेज आपके सामने होगा। पेट कंप्लीट कोर्स लेना है तो 1299 का है। हिंदी इंडिविजुअल बैच लेनी है 249 का है। पेट जो बात करें डिटेल बुक लेनी है तो 299 का है। वहीं पर बात करें पेट प्रैक्टिस बुक लेनी है तो 90 रुपये का है। अगर कंबो बुक चाहिए तो 380 रुपये का है। ये दो पुस्तक आप सभी के सामने दिख रही हैं, संपूर्ण अध्ययन सामग्री की है और प्रैक्टिस बुक है दोस्त। तो इसे आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी के सामने 2 नंबर दिए गए हैं, अगर कोई दिक्कत हो इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और यहीं पर बात किया जाए, साथ ही साथ बात करें तो अपनी हिंदी की क्लास सर के द्वारा चलाई जा रही है। आप सभी संपूर्ण देखिए, यहाँ पर आपका जो अगर कंफर्म ऑर्डर लेना है तो नंबर दिया गया है, यहाँ पर चीजें बात कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और यहीं पर संपूर्ण हिंदी की क्या होगी, आपको पुस्तक मिल जाएगी। तो यार कुछ इन्फॉर्मेशन था, इसे आप लोग ध्यान देंगे दोस्त। आगे हम चलते हैं, समझने की कोशिश करेंगे। आगे बात किया जाए तो किशोरावस्था पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। किशोरावस्था की बात किया जाए मित्र, तो जिसे हम जानते हैं एडोलसेंस के नाम से जानते हैं, और एडोलसेंस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसमें कैसे कैसे बच्चे का विकास होता है थोड़ा सा हम जानने की कोशिश करेंगे। करा कि दोस्त की शारीरिक विकास के लिए क्या हो, शारीरिक विकास के लिए शिक्षा, मतलब शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। अगर हम शिक्षा की बात करें, इधर शिक्षा है, इधर विशेषताएं हैं। तो जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो हमें शारीरिक जो बच्चे में फिजिकल जो डेवलपमेंट है उसकी शिक्षा देने की कोशिश करना चाहिए, मतलब शिक्षा देनी चाहिए कि विकास कैसे कैसे सारी चीजें होती हैं।
वहीं पर बात करें मानसिक विकास के लिए शिक्षा दें, बच्चे का ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल जो डेवलपमेंट हो पाए उसकी शिक्षा देनी चाहिए। संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा देनी चाहिए, साथ साथ सामाजिक विकास के लिए शिक्षा देनी चाहिए। धार्मिक और नैतिक विकास की जो नैतिक का शिक्षा भी देना चाहिए और वहीं पर व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए। जब बच्चा बाल्यावस्था में किशोरावस्था में होता है तो बच्चे का इंडिविजुअल डिफरेंसेस को देखते हुए भी हमें क्या देनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए। तो आप जानते हैं इस तरीके से शिक्षा प्रोवाइड करेंगे तो बच्चा बहुत बेहतर करेगा। वहीं पर बात करेंगे किशोरावस्था में हम कुछ देखेंगे जो विशेषताएं हैं, क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। आप जानते भी हैं लेकिन हम समझाने का प्रयास करेंगे और आप जरूर समझ पाएंगे दोस्त। बात करें शारीरिक परिवर्तन, बात करें तो दोस्त जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो लड़कों लड़कियों में कुछ फिजिकल जो चेंजेज आते हैं और उस चेंजेज को क्या हो वो ऐसा परिवर्तन होता है या विशेषताएं हैं और उसी विशेषताओं के लिए यहाँ पर ध्यान देंगे। यहीं पर कहा जा रहा है शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। तो इस तरीके से शिक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। जब बच्चा किशोरावस्था में हो तो समझ पाएगा कि मेरे जो बॉडी में चेंजेज आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। तो इन सभी के लिए बात करें, इस तरह की विशेषताओं की बात करें तो शारीरिक जो किशोरावस्था में बच्चा जाता है तो शारीरिक परिवर्तन होता है। साथ ही साथ बात करें विरोधी मानसिकता दशाएं, तो जब आप जो कहेंगे, जब बच्चा किशोरावस्था में चाहता है चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, जैसा आप कहेंगे उसका उल्टा करने की कोशिश करता है तो आपको बात जल्दी नहीं मानता है। इसीलिए बोला जाता है कि जो बच्चा जब किशोरावस्था में पहुंचता है तो विरोधी मानसिकता होती है, विरोध करने की मानसिकता होती है। जैसे कोई गलत चीजें हो रही हैं तो तुरंत जो एक्शन लेने की कोशिश करता है, मतलब उसके दिमाग में यही रहता है कि जैसे अभी हम सब हैं, अगर कुछ कहीं गलत भी हो रहा है तो एक बार थोड़ा सा बर्दाश्त कर सकते हैं, चलिए कोई बात नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए बच्चा किशोरावस्था में होगा तो विरोधी मानसिकता होगी, तुरंत का तुरंत विरोध करेगा। इसीलिए बात किया जाए किशोरावस्था को बोला जाता है। मानसिक विकास की बात करें तो बच्चे का जो मानसिक विकास जो मेंटल डेवलपमेंट है इसकी विशेषताएं है कि बढ़ता है तीव्रता के साथ। उसके साथ साथ बात करें स्थायित्व और समायोजन का अभाव होता है। तो बच्चे में अपने आप को समायोजित करने का मतलब समायोजित नहीं कर पाता है, अपने आप को सेट नहीं कर पाता है उस वातावरण में। इसलिए बोला जाता है कि किशोरावस्था को क्या बोला जाता है, समायोजन का अभाव की अवस्था भी बोला जाता है। साथ साथ बात करेंगे संवेगात्मक जीवन, मतलब पल भर में कुछ हुआ नहीं कि बच्चा गुस्सा हो जाता है, इसलिए संवेगात्मक जीवन बोला जाता है। बहुत तीव्रता के साथ गुस्सा होता है, बस शांत हो जाता है, मतलब कोई गलत हुआ तो तुरंत का तुरंत मतलब अपना जो इमोशंस है, गुस्सा है या कोई चीज भावना है उस पर कंट्रोल नहीं होता है, बच्चा किशोरावस्था में होता है। करें रुचियों में परिवर्तन, बच्चे में क्या होती है, रुचियों में परिवर्तन। अगर बच्चा किशोरावस्था में पहुंचा तो उसके अलग अलग रुचि होते हैं। जैसे बच्चा किसी इंटरनेशनल किसी न्यूज़पेपर वह कोशिश करता है, मतलब जानने की मतलब जिज्ञासा होती है, अलग अलग फील्ड में वह रुचियां लेने शुरू कर देता है। इसलिए बात किया जाए तो रुचियों में परिवर्तन धीरे धीरे जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है। काम वासना का विकास, बच्चे का जो काम वासना का विकास हो जाता है। आप जानते हैं कि बच्चे में जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो बच्चे में विषमलिंगी प्रेम जागृत होती है। क्या होती है, विषमलिंगी प्रेम जागृत होती है। मतलब विषमलिंगी का मतलब है, आप जानते हैं दोस्त, अपने जेंडर के इतर क्या होगा उससे लगाव होना लगता है। चाहे लड़के हैं तो लड़कियों के साथ, लड़कियां हैं लड़कों के साथ अटैच्ड होती हैं। इसलिए बोला जाता है कि इसे काम वासना का विकास धीरे धीरे बच्चे में अधिकतम बुद्धि का अधिकतम विकास। दोस्त आप जानते हैं कि अगर आपसे पूछे कोई कहे कि क्या बुद्धि कब तक बढ़ती है तो आप कहेंगे बुद्धि भाई किशोरावस्था तक ही, किशोरावस्था तक बढ़ती है, इसके बाद किशोरावस्था के बाद अब बुद्धि बढ़ना बंद हो जाती है। तो इसीलिए क्या बोला जाता है कि बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है किशोरावस्था में। आगे ध्यान देंगे दोस्त, आगे समझने का प्रयास करेंगे। करा कि यहाँ पर शिक्षा और भी है, करा उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग, जैसा उपयुक्त हो उस शिक्षण विधि का प्रयोग हम करेंगे किशोरावस्था में। यौन शिक्षा की आवश्यकता, बच्चों को यौन शिक्षा की आवश्यकता है इसमें किशोरावस्था में। इसलिए जो बढ़ावा यौन शिक्षा के लिए जो एजुकेशन देने की लगातार बातें हो रही है कि बच्चों को देना चाहिए। सहानुभूति व्यवहार, मतलब को बच्चे को सहानुभूति व्यवहार दिखाएं जब बच्चा किशोरावस्था में हो, इस तरीके से शिक्षा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ कह रहा समलिंगी काम होना ऐसी नहीं होता है, विषमलिंगी होता है। क्या होता है, विषमलिंगी होगा दोस्त। तो विषमलिंगी काम भावना। वहीं पर साथ साथ बात करें आत्म प्रेम, आत्म क्या होता है, आत्म प्रेम की बात करें तो ऐसी गुण होते हैं। साथ साथ पर निर्भरता की बात करें तो पर निर्भरता और अधीनता की प्रवृत्ति होती है। मतलब बच्चा क्या होगा, जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो सेल्फ डिपेंड होने की कोशिश करता है और दूसरे पर अधीन रहने की कोशिश नहीं करता है। करा प्रामार्थ की बाहुल्य होता है। समाज सेवी की भावना, मतलब बच्चा समाज को सोचता कि ऐसे चेंज कर दूंगा वैसे चेंज कर दूंगा, तो समाज सेवी की भावना होती है, मतलब समाज में कुछ नया कर दे, इस तरीके से बच्चे में किशोरावस्था में भावना जागृत होती है। आत्मसम्मान की भावना, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ऊपर आता है। कब,
बच्चा कब किशोरावस्था में होता है। उनका रहता है कि हम गिरे झुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाएगा इस अवस्था में रहने के बाद। वहीं पर बात करें समूह प्रवृत्ति का क्या होता है, बच्चे में समूह प्रवृत्ति का विकास होता है। अपने एक वीर पूजा, जैसे बात किया जाए किसी को हेड मान लेंगे और उसी के बाद भाई जयकार लगाते हुए निकलते हैं कि भाई हमारा मालिक है, हमारा भैया है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक तरीके से वीर पूजा की उम्र बोली जाती है। वहीं पर बात करें बहिर्मुखी प्रवृत्ति, तो आप जानते भी हैं दोस्त, जब बच्चा किशोरावस्था में जाता है तो वहां पर दोनों बोला जाता है कि उभयमुखी वाला गुण होता है, सिर्फ ज्यादा भी बोल सकता है और कम भी बोल सकता है, इस तरीके से गुण बोला जाता है। वहीं पर बात किए अपराध प्रवृत्ति का विकास, बच्चे में आप जानते हैं बच्चा जब किशोरावस्था में होता है तो संवेग बहुत ज्यादा हावी होता है, मतलब पल भर में गुस्सा हो जाता है, इसलिए अपराध करने के चांसेस होते हैं। अगर बच्चा जब किशोरावस्था में ज्यादा क्या होगा, वह चांसेस यह होते हैं कि बच्चा गलतियां कर सकता है, अपराध कर सकता है और ना समझदारी रहती है। इस तरीके से आप सभी जो बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आप देखभाल करने की कोशिश, बच्चा कहाँ जा रहा है, कब जा रहा है और कहाँ जा रहा है, कितने टाइम के लिए आ रहा है, कहाँ कैसे है व्यवस्था, तो सारी चीजें माता पिता का कर्तव्य ज्यादा हो जाता है जब बच्चा किशोरावस्था में होता है। तो अपराध प्रवृत्ति में फंसने के चांसेस होते हैं। साथ साथ बात करें व्यवसाय चुनाव, मतलब बच्चे की बात करें तो आप अपने आप को डिसाइड नहीं कर पाता है कि हम किस व्यवसाय में लगे, क्योंकि उसे कोई ना कोई हेल्प करने वाला चाहिए, अब उसको डायरेक्शन दिखाने वाले भी चाहिए। तो इस तरीके से व्यवसाय का के प्रति क्या होता है, वह चिंतित होता है कि मैं किधर जाऊं, कुछ समझ में उसे आता नहीं है। साथ ही साथ बात करेंगे दोस्त, तो या हम सभी जो हमने पढ़ा वह शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था की बात करें तो उसमें शिक्षा और विशेषताओं पर चर्चा थोड़ा सा कर लिए हैं। और अब देखने वाले हैं वृद्धि और विकास के सिद्धांत, कुछ देखेंगे जो कुछ सिद्धांत है उसे समझने का प्रयास करेंगे। इसे हम जानते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सिद्धांत है। तो कह रहा है कि समान प्रतिदर्श का सिद्धांत जो एडलर ने दिया है, ध्यान देंगे, समान प्रतिदर्श का सिद्धांत कहता है कि हर बच्चे का जो विकास होता है एक समान तरीके से होगा, चाहे वह बच्चा भारत का हो या फिर इंग्लैंड का हो या अमेरिका का हो। जैसे समान प्रतिदर्श का मतलब है कि बच्चा यहाँ का है तो भी शैशवावस्था में सबसे पहले जन्म लेगा, इंग्लैंड का तो भी, तो हर व्यक्ति का ये समान है, चाहे बच्चा गरीब घर में पैदा हुआ या अमीर घर का पैदा हुआ बच्चा, तो वह बच्चे का हर बच्चे का एक ही एज में वह शैशवावस्था में ही जन्म होगा। इसलिए बच्चा धीरे धीरे, तो वह इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि किस माहौल में बच्चा जा रहा है। तो समान प्रतिदर्श है तो बच्चे का ऐसा कोई नहीं है कि हर बच्चे में कोई परिवर्तन है, भगवान ईश्वर एक समान भेजता है, यहाँ आने पर भेदभाव होना शुरू होता है। इसलिए समान प्रतिदर्श का सिद्धांत है। दिशा का सिद्धांत की बात करें तो दिशा के दो सिद्धांत हैं, जो दिशा के सिद्धांत दो हैं दोस्त, वह एक बोला जाता है शीर्षगामी, एस बोला जाता है, ये शीर्षगामी का सिद्धांत बोला जाता है। एक बोला जाता है दोस्त, वह बोला जाता है अधोगामी का सिद्धांत, अधोगामी एक शीर्षगामी बोला जाता है। जो बच्चे का विकास होगा, शीर्षगामी एक अधोगामी का सिद्धांत और एक शीर्षगामी का सिद्धांत कहता है। जो दोस्त शीर्षगामी का सिद्धांत कहता है जो बच्चे का विकास होता है वह किससे होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। सिर से क्या होता है, सिर से पैर की तरफ होता है। वहीं पर दोस्त बात करें जो हम अधोगामी कहते हैं वह धड़ से बाहर की तरफ, मतलब केंद्र से बाहर की तरफ इसे बोल सकते हैं, या केंद्र से बाहर की तरफ होता है, केंद्र से बाहर की तरफ इसे बोल सकते हैं, या भी आप सुनते हैं। और बात किया जाए तो या दो तरीके से दिशा होता है, डायरेक्शन होता है, इस डायरेक्शन में बच्चे का विकास होगा। आगे दोस्त बात करेंगे, कह रहा है कि यहाँ पर समझने का विभिन्न अंगों की गति का भी सिद्धांत। तो विशेष अंगों की गति का सिद्धांत बात करें तो जो एकीकरण का सिद्धांत कहता है कि बच्चा धीरे धीरे विभिन्न एक, जैसे बात किया जाए बच्चे का शरीर का है, बच्चे का पहले शरीर केंद्र का विकास होगा, फिर इसके बाद धीरे धीरे अंगों दूर की जो अंग का विकास होना शुरू हो जाता है। वहीं पर एकीकरण का सिद्धांत कहता है दोस्त कि बच्चा मतलब शुरुआत में कोई वस्तु आप पकड़ाते हैं तो बच्चा क्या करता है, वह बच्चा पूरे बॉडी को उस वस्तु को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा हो जाता है तो उसको पता चलने लगता है कि भाई हमको क्यों अपना पूरा बॉडी लेके जाएं, वह हाथ से पकड़ सकते हैं या वह पैर से भी पकड़ सकते हैं। इसलिए एकीकरण का सिद्धांत यह कहलाता है। सामान्य से विशिष्ट कहता है कि बच्चे का विकास पहले समान तरीके से विशिष्ट की तरफ चलता है। वहीं पर बात करें जो विकास होगा वह वंशानुक्रम और वातावरण का क्या होता है, गुणनफल होता है। एनवायरमेंट और एंड हेरिडिटी है जो उसका क्या होगा, उसका अंतःक्रिया के दौरान जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है। विभिन्न अवस्थाओं में गति का सिद्धांत की बात करें तो आप जानते हैं दोस्त, जैसे मैंने बताया विभिन्न अवस्थाओं में गति का सिद्धांत की बात करें, मैंने आपको बताया जब बच्चा शैशवावस्था में होता है, जब बच्चा कब होता है, बच्चा शैशवावस्था में होता है, आप जानते हैं। तो शैशवावस्था में बच्चे का जो शारीरिक विकास होता है, बच्चा जब किस में होता है, शैशवावस्था में होता है। तो आप जानते हैं शैशवावस्था में क्या होता है बच्चे का, शैशवावस्था की बात करें जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो शारीरिक विकास क्या होता है, बहुत तीव्र गति से होता है। वहीं पर बच्चा क्या होता है, जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है दोस्त,
तो बच्चे में क्या होता है कि वह जो शैशवावस्था में होता है तो तीव्र होता है, बाल्यावस्था में बच्चा पहुंचता है तो थोड़ा संबंध होता है, फिर बच्चा जब बच्चा किशोरावस्था में पहुंचता है तो फिर से फास्ट हो जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि विभिन्न अवस्थाओं में गति का सिद्धांत तो एक तरीके से विकास नहीं होता है, वह घटता बढ़ता रहता है, वह अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से विकास होता है। आगे ध्यान देंगे दोस्त, यह सारी चीजें विकास के सिद्धांत है। आगे कह रहा है कि निरंतरता का सिद्धांत क्या है। निरंतरता का सिद्धांत कहता है कि विकास कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है। वह बच्चे का कब से होता है, गर्भावस्था से लेकर के, गर्भावस्था से लेकर विकास कब से शुरू होता है, गर्भावस्था से लेकर के, गर्भावस्था से लेकर जीवन में पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो इसलिए आप जानते हैं किसी न किसी रूप में विकास चलता ही रहता है। वहीं पर बात करें परस्पर संबंधों का सिद्धांत, मतलब जो विकास है एक दूसरे का, इसे हम बोलते हैं अंतः संबंध का सिद्धांत बोलते हैं, अंतः संबंध का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतः संबंध का सिद्धांत के नाम से भी बोलते हैं। दोस्त बात करें अंतः संबंध का सिद्धांत या परस्पर संबंधों का सिद्धांत की बात करें तो विकास के हर पहलू एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर बच्चे का शारीरिक विकास डिस्टर्ब होगा तो बच्चे का मानसिक विकास डिस्टर्ब होगा, बच्चे का मानसिक विकास डिस्टर्ब होगा तो बच्चे का जो संवेगात्मक विकास, उससे अलग अलग पक्ष एक तरीके से डिस्टर्ब होते रहते हैं। अगर कुछ एक पक्ष डिस्टर्ब हुआ तो विकास क्रम का सिद्धांत, विकास का क्रम निश्चित है। तो पहले बच्चे का शैशवावस्था का विकास होगा, फिर इसके बच्चे बाल्यावस्था, फिर इसके बाद विकास का क्रम एक तरीके से सीक्वेंस में चलेगा। ऐसा नहीं है उल्टा पुल्टा चलना शुरू हो जाता है, तो ये विकास का क्रम निश्चित होता है। आगे दोस्त बात करेंगे वृद्धि और विकास में अंतर, थोड़ा सा देखेंगे क्या है वृद्धि और विकास में अंतर, इसे समझने की कोशिश करेंगे। क्या इसमें से होता अंतर को समझें, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर जब वृद्धि और विकास में अंतर की आप दोस्त बात करते हैं, जिसे देख पा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि वृद्धि में भाई वृद्धि क्या है, वहीं पर साथ साथ बात करेंगे विकास क्या है। ध्यान देंगे वह बात किया जाए दोस्त, कहा जाता है कि सीमित और संकुचित अर्थ का प्रयोग किया जाता है वृद्धि के लिए। तो वृद्धि की बात करें तो आप जानते हैं वृद्धि जो बच्चे का जन्म से लेकर के बात किया जाए, वह बच्चे का किशोरावस्था तक ही माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है वृद्धि सीमित है, लिमिट है। वहीं पर बात किया जाए व्यापक अर्थ में कब क्या है विकास में, मतलब जन्म गर्भावस्था से लेकर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब निरंतरता को फॉलो करती है, इसीलिए एक व्यापक रूप है विकास का। वहीं पर बात किया जाए और यहीं पर यह भी है, सीमित का मतलब यह भी है कि सिर्फ एक जो विकास है वह सिर्फ बात किया जाए शारीरिक पक्ष से रिलेट होता है, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट से। वहीं पर बात किया जाए बच्चे का जो विकास है वह शारीरिक के साथ मानसिक और दोनों पक्षों को शामिल किया जाता है। जैसे बात किया जाए बच्चे के सभी पक्ष, जैसे संवेगात्मक पक्ष, मानसिक पक्ष हो गया, बच्चे के संवेगात्मक, बच्चे का मानसिक हो गया, बच्चे का सामाजिक हो गया, तो शरीर के सारे पक्ष को डिपेंड किया जाता है, किस पे लिया जाता है, वह विकास में लिया जाता है। वहीं पर वृद्धि में किसको लिया जाता है, सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट को, किसको, सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट को लिया जाता है। इसीलिए क्या है, एक लिमिट है, एक सीमित प्रक्रिया है। वहीं पर बात करें कोई निश्चित दिशा नहीं है, तो वृद्धि में क्या है, वृद्धि में कोई निश्चित क्या होती है, दिशा नहीं है। वृद्धि में क्या है, निश्चित दिशा नहीं है, कोई निश्चितता का पता नहीं है। वहीं पर बात करें निश्चित क्रम है, क्या विकास में ये निश्चित क्रम है, मतलब बच्चे का पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था ही आएगा, इसलिए विकास का क्रम निश्चित है। वहीं पर बात करें परिवर्तन क्या होता है, वृद्धि सूचक है। जो परिवर्तन बच्चे में होगा वह जब तक वृद्धि नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो वृद्धि, वहीं पर परिवर्तन क्या, रचनात्मक या विनाशक है, मतलब इसमें बच्चे में क्रिएटिविटी होगा, इस रूप में रिप्रेजेंट करता है क्या, विकास। वहीं पर बात करें जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक माना जाता है विकास वृद्धि को, वहीं पर गर्भावस्था से लेकर जन्म तक क्या माना जाता है, मृत्यु तक क्या माना जाता है, वह माना जाता है विकास को। तो आप समझ गए होंगे, कोई दिक्कत तो वैसे होगी नहीं मित्र, आप सारी चीजों को क्लियर कर लिए होंगे। क्या कर लिए होंगे दोस्त। वहीं पर बात किया जाए तो कह रहा कि मात्रात्मक प्रक्रिया क्या है। अगर आपसे पूछे कि वृद्धि क्या है दोस्त, आप कहेंगे वृद्धि की बात करें तो कहेंगे वृद्धि दोस्त कहेंगे मात्रात्मक प्रक्रिया है, वृद्धि मात्रात्मक है और वेरी इंपॉर्टेंट है। यह आप सभी के सीटेट पेपर में पूछा गया और कई बार इस तरीके से पेपर सीटेट का पेपर हुआ, DSSB में हुआ। वहीं पर बात किया जाए EMRS के पेपर है, वहीं पर आपके लिए सारे के सारे जितने भी वृद्धि विकास के जहां भी पूछे जा रहे हैं वहां के लिए इंपॉर्टेंट होता है। गुणात्मक परिवर्तन है, वहीं पर इसको बोला जाता है वृद्धि की, विकास की बात करें तो विकास को क्या बोला जाता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रक्रिया क्या है, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों प्रक्रिया, मात्रात्मक एवं गुणात्मक दोनों रूप में क्या होता है, लिया जाता है किसको, वृद्धि विकास को। वहीं पर बात करें वृद्धि को सीधे क्या हो सकता है, मापतल हो सकता है, मतलब वह एक तरीके से प्रत्यक्ष प्रक्रिया है। क्या है, प्रत्यक्ष क्या है दोस्त, वह एक तरीके से प्रत्यक्ष प्रक्रिया है,
मतलब दिखाई देने वाली प्रक्रिया है, प्रत्यक्ष प्रक्रिया है। वहीं पर बात किया जाए तो यह इसका मापन संभव नहीं है, एक तरीके से है अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है, अप्रत्यक्ष प्रक्रिया। और इसे बोला जाए साथ साथ बात करें तो यह एक अमूर्त प्रक्रिया है। क्या है? एक अमूर्त प्रक्रिया है, विकास। वहीं पर बात करें वृद्धि की बात करें, एक इसे बोल सकते हैं एक मूर्त प्रक्रिया है। क्या है? एक मूर्त प्रक्रिया है। इसे आप समझ गए होंगे, सीख गए होंगे दोस्त। यह सारी चीजें आपके सामने थी। और आगे बात किया जाए, आगे बात करेंगे दोस्त, तो आप सभी के सामने या वृद्धि विकास से संबंधित जो आप सभी को समझाने का प्रयास किया, कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, सीख गए होंगे। एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देता हूं। इसमें से बात किया जाए दोस्त, वृद्धि के बारे में हमने देखा जो पेडागोजिकल पार्ट है, जो मैंने कवर करने की कोशिश किया है, वह ज्यादा से ज्यादा पेडागोजिकल पार्ट को हमने कवर करने की कोशिश किया है। यहां से क्वेश्चन आप सभी की जो विकास के सिद्धांत है, इसमें से एकीकरण का सिद्धांत हो गया, समान प्रतिदर्श का सिद्धांत हो गया, दिशा का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से अधोगामी और शीर्षगामी है, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। आप सभी के पेपर में यहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हम सभी प्रैक्टिस भी करेंगे, थ्योरी भी पढ़ेंगे, क्योंकि आप जब थ्योरी को पढ़ लेते हैं तो प्रैक्टिस सॉल्व करने में आसानी होती है। तो सारी चीजों को, कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे दोस्त। अगली क्लास में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और आप सभी चीजों को पढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और आप एक बार जब क्लास एंड हो जाए तो एक बार आप सभी पॉजिटिव कमेंट करने की कोशिश कीजिएगा। सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मित्र।